20 मिनट बाद शीमा ने कुछ फासले से ही शाहीना की कार देख ली। वो फ़ोन पर अपनी कार का रंग और मेक बता चुकी थी। शीमा ने मोबाइल पर इससे रब्ता किया और कहा, यहाँ की रोशनी बहुत कम है, मैंने कार देख ली है तुम्हारी, तुम सुपरमार्केट की तरफ चलो, वहाँ और भी कारें खड़ी होगी, मैं अपनी कार वहीं छोड़कर तुम्हारी कार में आ जाऊँगी, जी बेहतर, शाहीना ने जवाब दिया। शीमा ने अपनी कार की रफ्तार कुछ कम की। वो शाहीना की कार के पीछे रहना चाहती थी। इसने शाहीना की कार को हरकत में देखा। सुपरमार्केट पर दोनों कारें रुक गई। शीमा अपनी कार लॉक करके शाहीना की तरफ बढ़ी। वो इस वक्त हिजाब में थी। शाहीना से इसने कहा, ड्राइविंग मैं करूँगी। शाहीना दूसरी सीट पर चली गई। शीमा ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर एक पैकेट शाहीना की तरफ बढ़ाया। ये मैं ATM कार्ड से निकाल कर लाई हूँ। फिर वो कार हरकत में ले गई। इसका इंजन शाहीना ने स्टार्ट कर रखा था। हमें इस रफ्तार से चलना चाहिए कि सही वक्त पर वहाँ पहुँच जाए, शीमा ने कहा। इसने एक ऐसी जगह का इंतखाब किया है जहाँ इस वक्त सन्नाटा होगा, रोशनी भी कम होगी। कुछ देर बाद उसने कार उसी जगह रोकी जिसके बारे में बताया गया था। शाहीना बोली, अब हमें 2 मिनट का इंतजार करना होगा। हाँ, शीमा ने कहा। इस किस्म के काम बहुत एहतियात से किए जाते हैं। वो देखना चाहता होगा कि हमारे ताक़ुब में तो कोई नहीं, ये भी देखेगा कि कुर्बो जवार में भी कोई ना हो। 1-1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं गुजरा होगा कि एक शख्स चेहरे पर नकाब लगाए करीब आया। पहले वो ड्राइविंग सीट की तरफ आया, फिर दूसरी तरफ चला गया। इससे शाहीना ने अपने कपड़ों का रंग बता दिया था। तुम अपने साथ किसी दोस्त को लाई हो? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था इन्हें भी तुमसे कोई काम है, ये 1 घंटे के अंदर तुमसे रब्ता करेंगे, शाहीना ने जवाब देते हुए कहा। रकम का पैकेट इस तरफ बढ़ा दिया, तुम गिन सकते हो, रकम पूरी है, गिनने की जरूरत नहीं। असला फरोश ने कपड़े में लिपटा हुआ रिवाल्वर शाहीना को दिया और तेजी से इसी तरफ गायब हो गया जिधर से आया था। इंजन स्टार्ट ही रखा गया। शीमा ने कार फौरन आगे बढ़ा दी। रिवाल्वर अपने बैग में रख लो, शीमा ने कहा। अब हम सुपरमार्केट वापस जाएंगे, वहाँ से तुम मेरी कार में अपनी घर चली जाना, तुम्हारी कार फिलहाल मेरे पास रहेगी, ये लो। शीमा ने अपनी कार की चाबी शाहीना की तरफ बढ़ाते हुए कहा। शाहीना ने चाबी लेते हुए कहा, मेरा जहन बहुत उलझा हुआ है, बहुत सोच रही हूँ, लेकिन अंदाज़ा भी नहीं लगा सकी कि आप क्या करने जा रही हैं। कल नहीं तो परसों तक सब जान लोगे। शाहीना चुप हो गई। शीमा ने इसे सुपरमार्केट पर उतारा और कार आगे बढ़ा दी। 15 मिनट बाद इसने कार एक और जगह रोकी। मोबाइल पर असला फरोश से रब्ता कायम किया। हेलो, उसकी आवाज़ है। रिवाल्वर की डिलीवरी के वक्त तुम मुझे देख चुके हो, शीमा ने कहा। चेहरा नहीं देखा, खैर इससे मुझे कोई गर्ज नहीं, मैंने भी अपना चेहरा छुपा कर रखा हुआ था। तुम्हें क्या चाहिए? शीमा ने बताया। वो चौंक पड़ा। मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि तुम ऐसी चीज़ मांगोगे, मुहैया कर सकते हो या नहीं। शीमा का लहजा सपाट था। 2 चीज़ें तो आसानी से मिल जाएंगी, तीसरी के लिए मुझे किसी और से रब्ता करना पड़ेगा। कीमत भी बहुत ज़्यादा होगी। कीमत की परवाह ना करो, जो चाहोगे दे दूंगी। तुम हैरान होगे कि मैं इस चीज़ का क्या करूँगी। हमें इसकी परवाह नहीं होती कि हैरेदार को किस चीज़ की ज़रूरत क्यों पेश आई है और वो इससे क्या करेगा। जल्द अज जल्द डिलीवरी कब दे सकते हो? मैं 15 मिनट के अंदर फ़ोन करके बताऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। दूसरी तरफ से जो रकम बताएगी वो बहुत ज़्यादा थी। शीमा ने फ़ौरन जवाब दिया, मिल जाएगी। असला फरोश ने रब्ता मुनक़ता कर दिया। शीमा मामूली रफ्तार से कार चलाती हुई एक तरफ चल पड़ी। ज़्यादा देर तक किसी एक जगह कार खड़ी करना मुनासिब नहीं था। 15 मिनट बाद असला फरोश की कॉल आ गई। शीमा ने कार रोके बगैर कॉल रिसीव की। आज ये बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन तीसरी में वक्त लगेगा। असला फरोश ने कहा, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, कहीं और से आएगी, इसमें 4:30 भी बज सकते हैं और मैं 5 बजे तक डिलीवरी दूंगा। मैं इंतजार कर लूँगा। डिलीवरी किस जगह दोगे? जहाँ अभी तुम्हारे दोस्त को दे चुका हूँ। मैं 4:30 बजे वहाँ आ जाऊँ? नहीं, असला फरोश ने कहा। 5 बजे आओ। ठीक है, आ जाऊँगी। दूसरी तरफ से रब्ता मुनक़ता कर दिया गया। शीमा ने करीब ही के बैंक के ATM कार्ड के जरिए इतनी रकम निकाली जो असला फरोश को देना थी। इस दौरान में वो ये भी सोचती रही कि इतना वक्त कहाँ गुजारे। एक बार ख्याल आया कि शाहीना के घर चली जाए, लेकिन इतनी रात को ये मुनासिब नहीं था। वो अपनी खाला के साथ रहती जो बेवा थी, जिनके बच्चे नहीं थे। शाहीना के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। किसी 5 स्टार होटल में भी वक्त गुजारा जा सकता था। वो हिजाब खत्म करके वहाँ जा सकती थी, लेकिन इस तरह ये बात आम हो जाती कि फिल्म स्टार शीमा ने आधी रात के बाद इस होटल में वक्त गुजारा था। उलझे हुए जहन के साथ इसने अपने फार्म हाउस का ही रुख किया। इसकी माँ अभी सोई नहीं थी। इनके इस्तफसार पर शीमा ने कह दिया कि एक फिल्म स्टूडियो में किसी काम से गई थी और चंद घंटे बाद फिर जाना है। माँ उसकी इस किस्म की सरगर्मियों से वाकिफ थी। इसने वक्त गुजारी के लिए लैपटॉप खोला तो इस वक्त इसे ख्याल आया। इसने गूगल से इन चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल की जो इसने असला फरोश से मंगवाई थी। ये काम वो बाद में बहरहाल करती, लेकिन वक्त गुजारी के लिए इसने ये काम करने का फैसला किया और इसमें मसरूफ़ हो गई। जो मालूमात हासिल हुई इनके नोटिस इसने लैपटॉप पर ही लिख लिए। इसके बाद इसने खुद कॉफ़ी बनाई। फिलहाल वो लेटा नहीं चाहती थी। अंदेशा था कि इसकी आंख लग जाती। कॉफ़ी पीकर वो टहल रही थी कि साजन मुराद का फ़ोन आ गया। तुमने अब तक कुछ बताया नहीं, वो बोला। माँ की वजह से उलझी हुई हूँ, इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। मैंने इन्हें एक और दवाई खिलाई है, उम्मीद है ये असरअंदाज होगी। मैं सुबह 6 बजे के करीब फ़ोन करूँगी। कोशिश करूँगा कि इस वक्त तक जागता रहूँ। क्या घर पहुँच गए हो? अभी नहीं पहुँचा। स्टूडियो में 4 बजे तक मेरा काम खत्म हो जाएगा, इसके बाद ही जाऊँगा। तुम 6 बजे फ़ोन कर लेना। इससे बात खत्म करके शीमा ने कुछ वक्त और गुजारा। फिर फार्म हाउस से ऐसे वक्त पर रवाना हुई कि तयशुदा वक्त के मुताबिक महीना मकान तक पहुँच जाए। ख्यालात का एक लामतनाई सिलसिला इसके दिमाग में अब भी चल रहा था।
असलम फरोश वक्त पर ही आ गया। इसके हाथ में एक छोटा सा केस था। शीमा ने रकम देकर इससे सूटकेस ले लिया और वापस फार्म हाउस की तरफ रवाना हो गई। फार्म हाउस पहुंचकर इसने सूटकेस खोलकर सब चीज़ें देखी। इसे ये ख्याल जरा भी नहीं था कि कोई चीज़ कम होगी। वो समझती थी कि इस किस्म के काम करने वाले ज़्यादा कीमत तो लेते हैं लेकिन ग्राहक से धोखा नहीं करते। फिर वो नाइटी पहनकर लेटी ही थी कि अबसार का फ़ोन आ गया। मैं हैरान हूँ, इस वक्त तुम्हारा फ़ोन? 2 बातें बताने के लिए फ़ोन किया। सुबह नहीं आ सकूँगा, अभी भाई साहब का फ़ोन आया है, भाभी का इंतकाल हो गया है। ओ सैड। मैं डैडी को बताकर उनसे मिलने जाने वाला था लेकिन डैडी भी मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। हम बस 5 मिनट में रवाना हो जाएंगे। फ़ोन इसलिए किया कि तुम मेरा इंतजार न करना। तुम्हारे डैडी तो तुम्हारी भाई को पसंद नहीं करते लेकिन भाभी को बहुत पसंद करते थे। वो अच्छी खातून थी। डैडी उनके जनाजे में शरीक होना चाहते हैं। इनके इंतकाल पर मैं भी तुमसे इजहार अफसोस ही कर सकती हूँ। इनका 4 साल एक बच्चा भी तो था, इसे डैडी शायद अपने साथ ले आए। दरअसल वो बच्चा भाभी के पहले शौहर से था जिसका इंतकाल होने के बाद भाई साहब ने उनसे शादी की। बच्चे से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, फिर तो यही मुनासिब है कि बच्चे को वहां ना छोड़ा जाए। अच्छा, अब बंद कर रहा हूँ। अब सार ने राब्ता उनका कर दिया। मोबाइल रखकर वो फौरन नहीं लेटी। इसने साजन मुराद को फोन किया। माँ की तबीयत अब बज़ाहिर ठीक है लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ। आधे घंटे बाद मैं फिर तुम्हें फोन करके कल के प्रोग्राम के मुतालिक आगाह कर दूंगी, वरना फिर परसों ही मुमकिन होगा। मैं कल के लिए बेताब हूँ, मुझे अंदाजा है इसका। शीमा ने कहा, अगर कल का प्रोग्राम बन सका तो दोपहर के बाद का बन सकेगा। मैं हर वक्त तैयार रहूंगा। शीमा ने हंसकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। प्रोग्राम में तब्दीली के बारे में इसे इसलिए सोचना पड़ा कि अबसार की भाभी के इंतकाल की खबर सुनकर इसका दिमाग कुछ और हदूद पर चल निकला था। इसने नाइटी उतार कर अपना मुकम्मल लिबास पहना और सोचने लगी कि इसे किस वक्त रवाना होना चाहिए। अबसार के भाई इजहार की बीवी की तदफीन दोपहर को हुई। जनाजे की तदफीन के बाद अबसार और उसके वालिद ने वहाँ रुकना जरूरी नहीं समझा। बेटे से इन्हें दिलचस्पी बराए नाम रह गई थी। वहाँ से रवानगी के वक्त इनका मूड खराब था क्योंकि इजहार के डगमगाते कदम जाहिर कर रहे थे कि इसने इस वक्त भी शराब पी रखी थी। अबसार अपने वालिद और एक 4 साल बच्चे को साथ लेकर कार में रवाना हुआ। इजहार इन्हें कार तक छोड़ने आया था, फिर अपने घर वापस चला गया। पड़ोस के जो लोग जनाजे में शरीक हुए थे वो भी अपने अपने घर चले गए। वो भी इजहार को पसंद नहीं करते होंगे। ये सारे मनाजर शीमा एक जगह खुद को पोशीदा रखकर देखती रही। कार को गए 15 मिनट गुजरने के बाद वहाँ करीब करीब सन्नाटा था कि शीमा पोशीदा जगह से निकलकर इजहार के घर के दरवाजे तक पहुंची। वो इस वक्त हिजाब में थी। उसने दरवाजे पर हाथी जोर से दस्तक दी ताकि इजहार नशे के बावजूद सुन ले। दूसरी दस्तक देने की जरूरत पेश न आई। कौन आमराब? इजहार की नशे में डूबी हुई आवाज सुनाई दी। शीमा चुप रही। कदरे वक्फे से इसने अंदर कदमों की आहट सुनी जो दरवाजे की तरफ आ रही थी। शीमा ने इर्द गिर्द का जायजा लिया। कुछ बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। उन्होंने शीमा को देखा तो होगा लेकिन अब इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थे। वो अपने खेल में मस्त थे। इजहार ने दरवाजा खोला और एक हिजाब पोश औरत को देखकर किसी कदर हैरत से पलकें झपकाई। शीमा इससे कुछ कहे बगैर तेजी से अंदर दाखिल हो गई। दरवाजा इसने खुद ही बंद कर दिया और इजहार का हाथ पकड़कर एक और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी जो किसी कमरे का ही हो सकता था। इजहार डगमगाते कदमों के साथ इसके साथ चलता हुआ बोला, तुम कौन हो भाई, मेहरबान। शीमा कोई बात की बगैर इसे दूसरे कमरे में ली और चेहरे को नकाब से बेनियाज कर दिया। तुम? इजहार हैरत ज़दा रह गया। हाँ, शीमा ने इसे घूरते हुए कहा, मरने से पहले तुम जान लो कि तुम्हारा कातिल कौन है। इजहार बेढंगेपन से हंसा। तुम कत्ल करोगी मुझे? वो खड़े खड़े डगमगा रहा था। शीमा का दायां हाथ हिजाब के ज़ीनी हिस्से से बाहर आया। हाथ पर काला कपड़ा पड़ा हुआ था। शीमा ने इजहार के सीने पर दिल के मकाम पर वार किया। तेज छुरी काले कपड़े को चीरती हुई इजहार के दिल में पेवस्त हो गई। हल्की सी चीख के साथ कटे हुए शहतीर की तरह वो नीचे गिरा। शीमा ने गूगल पर ह्यूमन स्ट्रक्चर को देखकर दिल के मुकाम का बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। ऐसा ही वो कामरान के साथ कर चुकी थी। एक पल की तड़प के बाद इजहार बिल्कुल साकित हो गया। शीमा ने झटके से काला कपड़ा इसके जिस्म पर फेंका। इसी कपड़े से खून आलूदा छुरी साफ की। फिर लिबास से एक और कपड़ा निकालकर छुरी और अपने हाथ के दस्ताने इसमें रखकर लपेटे। घर से निकलने में इसने जरा भी देर न लगाई। बैरूनी दरवाजा इसने उजलत में ही खुला छोड़ दिया और तेजी से चलती हुई कुछ फासले पर इस गली में पहुंच गई जहां इसने कार खड़ी की हुई थी। कार शाहीना की थी। शीमा ने सोचा कि वह सुबह शाहीना को कार वापस कर देगी और इसके घर से अपनी कार ले लेगी। लेकिन जो कुछ इसने अचानक करने का फैसला किया था इस वजह से शाहीना की कार वापस करने की नौबत ही नहीं आई थी। अब शीमा तेजी से वापसी का रास्ता तय करने लगी। इस बात का ख्याल रखा कि इस रास्ते ना जाए जिस रास्ते अबसार और इसके घर वाले गए। इस सफर का अख्तिताम शाहीना के घर पर हुआ। इसने कार वहीं रोकी कि साजन मुराद का फोन आ गया। हाँ, शीमा ने कहा, मुझे तुम्हारी बेताबी का अंदाजा था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी अम्मा की? मैं अभी तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी। माँ की तबीयत ठीक है। मैं काम से शहर आई हूँ, अब घर वापस पहुँचने वाली हूँ। तो मैं 15 मिनट में तुम्हारे घर पहुँचता हूँ। शीमा ने शाहीना को घर से बाहर निकलते हुए देख लिया। इसने साजन मुराद से कहा, मैं आधे घंटे में घर पहुँचूंगी, तुम भी उसी वक्त तक आ जाना। शीमा को बातें करते देखकर शाहीना कुछ फासले पर रुक गई। शीमा ने राब्ता खत्म करके शाहीना की तरफ देखा तो इसकी तरफ बढ़ी। इसने शीमा को इसकी कार की चाबी दी। आपकी आंखें कुछ सुर्ख हो रही हैं, वो बोली। रात को ठीक से सो ना पाई इसलिए। शीमा ने इससे कार की चाबी ले ली और वहां खड़ी हुई अपनी कार की तरफ बढ़ी। मेरा ख्याल था कि आप अपनी कार सुबह ही लेने आएंगे। शाहीना ने इसके साथ कदम बढ़ाए। किसी काम की वजह से देर हो गई। शीमा ने अपनी कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, चाय काफी तो कुछ पी लेती। शीमा ने मोहब्बत से इसका गाल थपथपाया और अपनी कार में बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। शाहीना पीछे हट गई।
शीमा कार हरकत में ले आई। अपने घर की तरफ जाते हुए इसने मोबाइल पर अबसार को फोन किया। क्या तुम 2 घंटे बाद फार्म हाउस आ सकते हो? मैं अभी अपने घर नहीं पहुंचा, तुमसे मुलाकात बहुत जरूरी है। घर क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? भाई साहब को कत्ल कर दिया गया है। अरे, शीमा ने बहुत ज्यादा चौंकने की अदाकारी की। हम उन्हीं के घर से ज्यादा दूर नहीं गए थे कि वहाँ एक पड़ोसी का फोन आ गया। इससे मेरी कुछ वाकिफियत है, फोन नंबर था इसके पास मेरा, इसलिए इसने हमें फौरन वापस लौटना पड़ा। वो अकेले ही रहते थे ना? हाँ। कत्ल का इल्म कैसे हुआ? वहाँ बच्चे खेल रहे थे, इनमें से किसी की गेंद भाई साहब के घर चली गई। वो लेने के लिए उनके घर में घुस पड़े, दरवाजा खुला हुआ मिला। इन बच्चों ने अंदर के कमरे से खून बहता हुआ बाहर आते देखा। खून की मिकदार भी ज्यादा थी। उन्होंने शोर मचाया तो पड़ोस के बड़े भी वहां पहुंच गए, जिसने मुझे इतला दी कत्ल की। इसी ने पुलिस को फोन भी कर दिया, तो पुलिस आ गई होगी। अब वहाँ वो जरा देर से आई, हम पहले पहुंच गए थे। पुलिस मेरा और डैडी का बयान ले चुकी है। बहुत अफसोस हुआ उनके कत्ल के बारे में सुनकर। आज ही इनकी बीवी की कोई अहमियत नहीं थी उनके लिए, हालांकि शादी बड़े चाव से की थी। मैं और डैडी यहाँ से कुछ देर में अपने घर के लिए रवाना होंगे। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। और हाँ, यहाँ इंस्पेक्टर जमशेद भी आ गया था। वो वहाँ कैसे पहुँच गया ये मुझे मालूम नहीं। लाश का मुआयना इसी ने किया था। तुम अगर वापस लौट ही रहे हो तो 2 घंटे बाद फार्म हाउस आ जाओ। मुझे इस बारे में तफसील से बताओ। खुद मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। तुम्हारे लहजे से ज्यादा अफसुर्दगी जाहिर नहीं हो रही। इनके करतूत भी तो मुझे पसंद नहीं थे, फिर इनसे इतनी दूरी भी हो गई थी। अफसोस तो हुआ है मुझे, अलबत्ता डैडी ज्यादा गमगीन है। जाहिर है, शीमा ने कहा। वो इनसे नाराज ही सही, लेकिन वो बेटा तो था उनका। मैं 2 घंटे बाद तुम्हारे फार्म हाउस पहुंचूंगा, अफसार ने कहा और सिलसिला गुफ्तगू खत्म कर दिया। शीमा ने मोबाइल फोन रखा और कार की रफ्तार बढ़ा दी। इससे साजिद मुराद से पहुंचने से पहले घर पहुंचना था। रात भर ना सोने और मुसलसल हरकत में रहने के बाद शीमा बहुत थक गई थी। जब अपने घर पहुंची 3 मिनट बाद ही साजिद मुराद आ गया। इसकी कार की आवाज सुनते ही शीमा बाहर निकली। तुम्हारी कार में चलना चाहिए, इसने अपनी कार से उतरते हुए कहा। जैसा तुम चाहो, शीमा ने कहा। मैंने प्रोग्राम बदल दिया। क्या मतलब? मैंने कहा था ना कार में तुमसे बहुत सी बातें कर लूंगा, लेकिन बाद में सोचा कि वो बातें भी माँ के सामने ही की जाए। ऐसा ही है तो फिर मैं अपनी कार में चलता हूँ, मेरी कार के पीछे चले आओ। शीमा ने अपनी कार की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। दोनों कारें आगे पीछे रवाना होगी। फार्म हाउस पहुंचकर शीमा साजिद मुराद को अपने कमरे में ले। शीमा की दानिश में ये बहुत अच्छा हुआ कि इसकी माँ से गुस्ल कर रही थी। मुलाजमा ने ही इसकी इतला दी थी। शीमा ने साजिद मुराद से कहा, वालिदा के गुस्ल की वजह से कुछ देर हो जाएगी, तुम मेरे साथ काफ़ी पियो। मैं मुलाजमा से काफ़ी के लिए कह आती हूँ, यहीं से आवाज़ दे दो, चीना पड़ेगा, किचन ज़रा दूर है, मैं भी आती हूँ। शीमा तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। साजिद मुराद बेचैनी से पहलू बदलता रहा, लेकिन बैठा रहा। शीमा जल्दी वापस आ गई। इसने साजिद मुराद के करीब बैठते हुए कहा, परेशान क्यों हो? बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो? मुझे वक्त पर स्टूडियो जाना है ना, और तुम्हारी माँ गुस्ल कर रही है, इसमें और देर लगेगी। 15-20 मिनट में तैयार होकर आ जाएंगी वो। साजिद मुराद के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। न जाने कौन है, इसने स्क्रीन पर नजर डालते हुए कहा। फिर बोला, हेलो। कुछ सुनकर इसने कहा, जी हाँ, मैं साजिद मुराद ही बोल रहा हूँ। फिर कुछ सुनकर इसके मुंह से निकला, ओह, लेकिन पुलिस को मुझसे राब्ते की क्यों जरूरत पेश आ गई? पुलिस का नाम सुनते ही शीमा का दिमाग तेजी से काम करने लगा। जी मैं अभी तो कहीं मसरूफ हूँ, साजिद मुराद ने कहा। 8 बजे तक स्टूडियो में मिलूंगा। दूसरी तरफ से स्टूडियो का नाम पूछा गया, इसलिए साजिद मुराद ने स्टूडियो का नाम बता दिया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी फौरन आपसे मिल नहीं सकता। साजिद मुराद ने मुंह बनाकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। फिर शीमा से बोला, ये पुलिस वाले ना जाने तुमको क्या समझते हैं, मैं कोई मामूली आदमी तो नहीं हूँ कि इनके हुक्म की तामील फौरन करूँ। था कौन? वही इंस्पेक्टर जमशेद जो कामरान के कत्ल की तफ्तीश कर रहा है। पुलिस हेडक्वार्टर से फ़ोन किया था? मालूम नहीं, मैं क्यों पूछता। शीमा का ख्याल था कि जमशेद ने इजहार के घर से या वहाँ से निकलने के बाद ही फ़ोन किया होगा, लेकिन साजिद मुराद को क्यों? शीमा का दिमाग इस सवाल पर जवाब देने से कासिर था। दरवाजे पर कदमों की आवाज़ सुनाई दी। शायद काफ़ी ले मुलाजमा। साजिद मुराद बोला। मुलाजमा काफ़ी की प्यालियाँ एक ट्रे में लिए अंदर दाखिल हुई। कोट उतार कर इत्मीनान से बैठो। शीमा ने इससे कहा, बातों में 1 घंटा तो लगेगा, 1 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आसानी से वक्त पर स्टूडियो पहुंच जाऊंगा। साजिद मुराद ने कोट उतारते हुए कहा। मुलाजमा ने इस दौरान ट्रे को एक तपाई पर रख दिया। शायद वो प्यालियां भी उठा कर इन दोनों को देती, लेकिन शीमा ने इसे कहा, बस जाओ। मुलाजमा चली गई, अपने हाथ से 2 प्याली। साजिद मुराद ने मुस्कुराकर कहा, काफ़ी का मजा दोबारा हो जाएगा। ये तुम्हारी कमीज पर धब्बा कैसा है? शीमा ने पूछा। कहाँ? साजिद मुराद ने अपनी कमीज का जायजा लिया। मुंह इधर करके बैठो, मैं देखती हूँ, अगर साफ हो सका तो कर दूंगी। शीमा ने कहा। देखो। साजिद ने पुष्ट उस तरफ कर दी। शीमा ने अपने पहलू में रखी हुई सिरिंज उठाई और इसकी सुई बड़ी फुर्ती से साजिद मुराद के बाजू में पेवस्त कर दी। सुई कमीज के ऊपर ही गोश्त में धंस गई। ये क्या? साजिद मुराद सिसकारी लेकर मुड़ा। ये क्या? साजिद मुराद सिसकारी लेकर मुड़ा। ये तुम? वो इससे ज्यादा कुछ बोल ना सका, बिल्कुल साकत हो गया। वो सोफे पर लुढ़क भी जाता, लेकिन शीमा ने इसे संभाल कर सीधा बिठा दिया। अब तुम चंद घंटों के लिए बेजान हो चुके हो, शीमा ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम अपनी आंखों को क्या एक उंगली को भी हरकत नहीं दे सकते, बोल भी नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हो। अलबत्ता तुम्हारा दिमाग काम करता रहेगा और वो इस वक्त सोच रहा होगा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। साजिद साकित बैठा रहा। शीमा ने अपना मोबाइल फोन निकालकर शाहिना से रब्ता किया। यस मैडम, शाहिना की आवाज़ है। जल्द अज जल्द मालूम कर सकती हो कि इस वक्त इंस्पेक्टर जमशेद की क्या मसरूफियत है। मैं अभी इसके खसूसी मातहत को फ़ोन करती हूँ, लेकिन मेरा जहन बहुत उलझ रहा है। क्यों? आप इस सिलसिले में क्यों परेशान हैं? पहले भी मुझे ये हिदायत कर चुके हैं कि कामरान के मामले में आपके हाथ साफ हैं, तो
अभी इन बातों में ना पड़ो। शीमा ने इसकी बात काटी। मुझे जल्द से जल्द इंस्पेक्टर जमशेद के बारे में रिपोर्ट दो। शाहीना ने मजीद कुछ कहा या ना कहा हो, शीमा ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। अब तुम अपने इंजाम को पहुंचने वाले हो मुराद। शीमा ने इसे सोफे के किनारे करके इस तरह बिठा दिया कि वो अपनी पथराई हुई आंखों से इसे देख रहा था। क्या तुम्हें सब कुछ याद है ना मुराद? शीमा ने जहरीले लहजे में कहा। शायद तुम सोच रहे होगे कि अभी मेरी माँ यहाँ आ जाएंगी। नहीं मुराद, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं काफ़ी के लिए कहने नहीं गई थी, इसे सिर्फ ये बताया था कि वो या मेरी वालिदा अब मेरे कमरे में ना आए। साजन साकित बैठा शीमा को देखता रहा।